देख, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी भूख है। तू भी काम की तलाश में है और मैं भी कुछ चाहता हूँ। अगर तू मेरा ख्याल रखेगी तो मैं भी तेरी और तेरे परिवार की मदद कर सकता हूँ। राजेंद्र सेठ ने सीधे बात रख दी। सुरेखा सोच में पड़ गई। सुरेखा कमरे में गई तो राजेंद्र सेठ ने उससे कहा, तू बाहर जाकर दफ्तर का ताला लगा दे और फिर पीछे के दरवाजे से इस कमरे में आ जा। वह ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से कमरे में आई तो उसने देखा कि राजेंद्र सेठ कुर्सी पर बैठा था। उसने सुरेखा की ओर देखकर कहा, अब असली काम करते हैं। दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई परेशान न करे। सुरेखा पूरी मेहनत से सफाई कर रही थी। यह उसका रोज का काम था, पर सड़क की सफाई के काम में पैसे कम मिलते थे। अब वह किसी ऐसे काम की तलाश में थी जहां उसे अधिक पैसा मिल सके। कमाई कुछ बढ़े तो उसके लिए अपने निठल्ले पति का खर्च और उसकी आदतों का इंतजाम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। शहर से कुछ दूर एक बहुमंजिला अस्पताल का निर्माण हो रहा था। सुरेखा की नजर कई दिनों से वहां के काम पर थी। अगर वहां काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार काम से छुट्टी होने पर वह वहां पहुंची भी थी, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि वहां किसी पुरुष मजदूर की आवश्यकता थी। उस दिन देर से घर पहुंची तो प्रतीक्षारत गोपाल ने पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुरेखा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अस्पताल गई थी। काहे? बच्चा लेने? गोपाल ने हल्की हंसी के साथ पूछा। और का? अब तुझसे तो उम्मीद नहीं, वहीं से कुछ सहारा मिलेगा। सुरेखा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़ी बेतकल्लुफ हो गई हैरी, गोपाल ने हंसते हुए कहा। चलो अब काम की बात कर लो। कब से तेरा रास्ता देख रहा हूँ। कुछ इंतजाम हो गया? भगवान कसम, थोड़ा तर हो जाऊं, ला कुछ पैसे। गोपाल बोला। सुरेखा ने बिना कुछ कहे अपनी गांठ खोलकर 50 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। ले, ये रख। गोपाल ने पैसे लेकर वहां से अपने काम का रास्ता पकड़ लिया। रात गए वह वापस लौटा तो हमेशा की तरह नशे में था। सुरेखा ने मन मसोसते हुए चुपचाप थाली परोसकर उसके सामने रख दी। खाना खाते खाते गोपाल ने फिर से पूछा, सच्ची बता, तू अस्पताल काम की बात करने ही गई थी? सुरेखा उसकी उत्सुकता पर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? तुझे कोई तकलीफ है क्या? मैं वहां काम की जुगाड़ में गई थी। सुना है वहां ज्यादा मजदूरी मिलती है। 400 रुपए रोज। 400? गोपाल की आंखों में चमक आ गई। बोल, करेगा तू काम? तेरे लिए वहां जगह है, सुरेखा ने पूछा। गोपाल हंसते हुए बोला, मैं और काम? क्यों? तू मेरा खर्च नहीं चला सकती क्या? अब तक कौन चला रहा था? तेरे परिवार वाले, सुरेखा ने पलट कर कहा। देख सुरेखा, सच तो यह है कि मुझसे अब काम नहीं होता। तू जानती है, मेरे हाथ पैर हमेशा दर्द करते रहते हैं। रात को जब मेरे पास सोता है तब दर्द नहीं होता। तुझे बस एक ही काम आता है और वह भी पूरा नहीं, सुरेखा ने शिकायत करते हुए कहा। गोपाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जानता था कि वह सुरेखा को संतुष्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तू मत जा, मैं ही चली जाऊं वहां काम पर, सुरेखा ने कहा। नशे में भी गोपाल जैसे चिंता में पड़ गया। वहां तक ठेकेदार कौन है? राजेंद्र सेठ। अरे वो ठीक आदमी नहीं है, गोपाल ने चिंतित स्वर में कहा। तू कैसे जानता है? सुरेखा ने पूछा। सुना है बस, गोपाल ने बताया। मुझे तो वह काफी ठीक आदमी लगता है, सुरेखा ने उसकी तारीफ की। हाँ, वो तो चालाक आदमी है। ठेकेदार का बच्चा, गोपाल ने गुस्से में कहा। तो फिर न जाओ? सुरेखा ने पूछा। गोपाल सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में 100 के नोट और रंग बिरंगी बोतलें घूमने लगी, इसलिए उसने अनुमति देते हुए चेतावनी भी दे डाली। ठीक है, चली जा, पर वहां संभल कर रहना। राजेंद्र सेठ बहुत चतुर आदमी है। एक दिन समय निकालकर और हिम्मत जुटाकर सुलेखा फिर ठेकेदार राजेंद्र सेठ के पास पहुंच गई। इस बार वह निर्माण स्थल के बजाय उसके दफ्तर गई थी। क्या बात है? राजेंद्र सेठ ने पूछा। मुझे काम चाहिए सरकार। और क्या? सुलेखा मुस्कुराते हुए बोली। तेरे लिए यहाँ काम कहाँ है? मुझे चौकीदारी के लिए आदमी चाहिए। तुझे चौकीदार रखूंगा तो मुझे तेरी चौकीदारी करनी पड़ेगी, राजेंद्र सेठ ने हंसते हुए कहा। उसकी ललचाई निगाहें सुरेखा के शरीर पर ठहर गईं। मेरा मर्द तो काम करना ही नहीं चाहता, सुरेखा ने उसे बकाया। तो मैं क्या करूं? राजेंद्र सेठ लापरवाही से बोला। फिर उसे कुछ याद आया और वह बोला, तू तो गोपाल की बीवी लगती है। सुरेखा ने सहमति ने सिर हिलाया।
उसे वहां काम करने वाली एक मजदूर ने की दी हुई सलाह याद आ गई। उसने वही तरीका अपनाते हुए कहा, बाबूजी, हमारे पास आपके सिवा और कौन है? आप काम नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। देख, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी भूख है। तू भी काम की तलाश में है और मैं भी कुछ चाहता हूँ। अगर तू मेरा ख्याल रखेगी तो मैं भी तेरी और तेरे परिवार की मदद कर सकता हूँ। राजेंद्र सेठ ने सीधे बात रख दी। सुरेखा सोच में पड़ गई। सोचती क्या है, काम यहाँ करना, हाजिरी वहां लग जाया करेगी। अपने पति से पूछकर बताऊंगी, सुरेखा ने जवाब दिया। अरे उस गोपाल को तो मैं मना ही लूंगा, राजेंद्र सेठ ने विश्वास के साथ कहा। अगले दिन ठेकेदार राजेंद्र सेठ ने गोपाल के पास अच्छी देसी शराब की 4 बोतलें भिजवा दी। इतनी सारी बोतलें एक साथ देख गोपाल खुशी से भर गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी सारी बोतलें मिलेंगी। राजेंद्र सेठ सचमुच अच्छे स्वभाव का इंसान लगा। उसने सुरेखा को राजेंद्र सेठ के यहाँ काम करने की इजाजत दे दी। अगले दिन सुरेखा राजेंद्र सेठ के दफ्तर पहुंची। वहां कोई खास काम नहीं था, बस सफाई करना, पानी लाना, चाय बनाना जैसे छोटे मोटे काम थे। 1 घंटे बाद राजेंद्र सेठ साइट पर चला गया। जाते समय उसने सुरेखा से कहा कि वह 1 बजे खाना खाने आएगा और खाना भी सुरेखा को ही बनाना होगा। सुरेखा सोच रही थी कि इस तरह के काम के बदले में 400 रुपए रोज मिल जाए तो उसकी और गोपाल की जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। पर उसे थोड़ी चिंता भी थी। उसे अंदाजा था कि राजेंद्र सेठ उसे शायद सीधे तौर पर काम नहीं करने देगा। फिर उसने सोचा कि अब जब शुरुआत कर ही दी है तो डरने का क्या फायदा। राजेंद्र सेठ 1 बजे वापस आ गया। सुरेखा ने उसे खाना परोसा। जब उसने अपनी खाने की पोटली खोली तो राजेंद्र सेठ ने कहा, अरे तू अपने लिए खाना लेकर आई है, कल से यह नहीं चलेगा। तू यहाँ मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना बना लिया कर। सुरेखा ने खाना खा लिया और बर्तन साफ करने जा रही थी। तभी राजेंद्र सेठ ने कहा, अब मेरे आराम करने का समय हो गया है। वह दफ्तर के पीछे वाले कमरे में चला गया। सुरेखा पहले ही देख चुकी थी कि दफ्तर के पीछे एक कमरा है जिसका एक दरवाजा दफ्तर में खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ। उस कमरे में एक पलंग, एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी और साथ ही एक बाथरूम भी था। थोड़ी देर बाद राजेंद्र सेठ के खर्राटों की आवाजें आने लगी। अब सुरेखा के पास कोई काम नहीं था। वह खाली बैठकर सोचने लगी कि क्या उसे आज के पैसे आज ही मिल जाएंगे या फिर 7 दिन के काम के बाद एक साथ मिलेंगे। उसने सोचा कि कम से कम आज के 1 दिन के पैसे तो उसे मांग ही लेने चाहिए। करीब 1 घंटे बाद उसे पास के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। चलने फिरने की, बाथरूम का दरवाजा बंद और खुलने की। फिर उसने राजेंद्र सेठ की आवाज सुनी जो उसे अंदर बुला रहा था। सुरेखा कमरे में गई तो राजेंद्र सेठ ने उससे कहा, तो बाहर जाकर दफ्तर का ताला लगा दे और फिर पीछे के दरवाजे से इस कमरे में आ जा। वह ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से कमरे में आई तो उसने देखा कि राजेंद्र सेठ कुर्सी पर बैठा था। उसने सुलेखा की ओर देखकर कहा, हम असली काम करते हैं, दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई परेशान न करे। सुरेखा को मालूम था कि उसे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, पर दरवाजा बंद करते वक्त वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने पति गोपाल के अलावा कभी किसी और से इस तरह का संबंध नहीं रखा था। राजेंद्र सेठ ने उसे अपने पास बुलाकर उसके पहनावे पर बात छेड़ी। सुरेखा ने थोड़ी झिझक के साथ अपनी ओढ़नी हटाई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राजेंद्र सेठ ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब थोड़ा और सहज हो जा। सुरेखा ने अचरज से पूछा, और कैसे? इसमें क्या सोचना, अपने पति के आगे भी ऐसे नहीं बैठती क्या? सुरेखा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होता। राजेंद्र सेठ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वो तो सचमुच नालायक निकला, एकदम बेपरवाह। सुरेखा उसकी ओर संकोच भरी नजरों से देखती रही। राजेंद्र सेठ उसकी झिझक पर मुस्कुराया और उसे सहज महसूस कराते हुए बोला, देख, यह तो घबरा मत, सब कुछ मैं देख लूंगा, तो चिंता मत कर। सुलेखा उसकी बात समझ रही थी और थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी। उसने अपनी तरफ से हिम्मत करके उसकी बात मान ली। उसे देखकर राजेंद्र सेठ के चेहरे पर संतोषली झलक आई, लेकिन उसने कहा, यह क्या जंदर उगा रखा है, तभी साफ क्यों नहीं करती? सुरेखा यह सुनकर थोड़ा असहज हो गई और उसे कोई जवाब नहीं सूझा।
राजेंद्र सेठ ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कल तुझे इसके लिए जरूरी सामान ला दूंगा, या अगर तू कहेगी तो मैं ही मदद कर दूंगा। अब चल, आराम से यह बैग जा। सुरेखा हल्के से संकोच में उसके पास पहुंची, तो राजेंद्र सेठ ने उसे अपने पास बैठा लिया और उसे सहज महसूस कराने लगा। सुरेखा, जो पहले बेमन से उसके पास आ रही थी, अब कुछ ही देर में सहज होने लगी। राजेंद्र सिरिक्स ने उसे अपने काबू में महसूस करते हुए कुछ और बातें की और माहौल को थोड़ा सामान्य बनाए रखा। सुलेखा के मन में अभी भी कुछ सवाल और संकोच थे। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह सब करना कुछ अजीब लग रहा है। राजेंद्र सेठ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू बस मेरे साथ रह, सब ठीक होगा। कुछ नया करने में घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेखा को अब तक गोपाल की बातें याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि राजेंद्र सेठ का व्यवहार कुछ हटकर है, पर मजबूरी में वह उसके पास बैठी रही और परिस्थिति के अनुरूप शांत बनी रही। सुनेखा के मन में अब भी कुछ झिझक थी, लेकिन उसमें अपने आप को सहज रखने की कोशिश की और बातचीत में राजेंद्र सेठ के साथ सामान्य महसूस किया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी और सुरेखा की उलझन भरी सांसों की गूंज थी। राजेंद्र सेठ ने उसे सहज कराने की कोशिश में कहा, कैसी हो मेरी रानी, सब ठीक तो है ना? सुरेखा ने संकोच के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन शब्द उसके वोट तक नहीं आ पाए। उसने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन सुरेखा अब खुद को स्थिर रखने का प्रयास कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह इस परिस्थिति में पूरी तरह से सहज नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण वह वहीं रुकी रही। राजेंद्र सेठ ने उसके चेहरे पर दिख रही झिझक को देखकर उसे समझाने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। राजेंद्र सेठ ने उसे सहजता देने का प्रयास किया और माहौल को सामान्य बनाए रखा। थोड़ी ही देर बाद दोनों अपने अपने विचारों में खोए रहे, बिना कुछ बोले। फिर कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। सुरेखा के चेहरे पर हल्की तृप्ति का आभास था और राजेंद्र सेठ अपने मन की प्रसन्नता को छुपा नहीं पा रहा था। राजेंद्र सेठ खुश था कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी और वो उसके जाल में फंस गई थी। समय बीतता गया और सुरेखा का ठेकेदार राजेंद्र सेठ के साथ का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। वायदे के मुताबिक ठेकेदार राजेंद्र सेठ गोपाल और उसके परिवार की मदद करता रहा, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखता रहा। सुलेखा का पेट बढ़ने लगा और जब ही यह बात साफ हो गई कि वह एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। गोपाल ने अपनी पत्नी के बदलते रूप को देखा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा कि उसकी थोड़ी सी ढील देने का नतीजा उसके सामने है, पर जब वह राजेंद्र सेठ से बात करने का सोच ही रहा था कि अचानक से उसके पास विदेशी शराब की एक पेटी पहुंच गई। पूरी पेटी, और वह भी विदेशी शराब की। इससे गोपाल के विचार बदलने लगे। उसने सोचा, राजेंद्र सेठ तो सच में बहुत बड़ा आदमी है जो इस तरह से मदद कर रहा है। सुरेखा को भी शायद यह बात समझनी चाहिए थी। रात को नशे ने गुप्त गोपाल सुरेखा पर गुस्सा हो गया और उसमें कहा, अपने पेट को देख, तुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सुरेखा ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की मर्जी है। गोपाल ने तंज भरे लहजे में कहा, भगवान की मर्जी? इसे संभालने के तरीके को आजकल हर जगह मिसबे हैं। तुम किसी अस्पताल क्यों नहीं गई? सुरेखा ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने यह कदम हमारे बुढ़ापे के लिए उठाया है। अभी तो मैं काम कर पा रही हूँ, पर जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब हमारा सहारा कौन बनेगा? मैंने भविष्य के लिए एक सहारा तैयार कर दिया है। सुरेखा की बात सुनकर गोपाल का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वह सोचने लगा, कैसा न्याय किया है भगवान ने। बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाला कोई रहेगा जो मेरा ध्यान रख सकेगा।